नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम और शिक्षा मंत्री ने 1100 से ज्यादा सहायक अध्यापकों और उधम सिंह नगर में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शी और सुशासन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना किसी लेन देन या सिफारिश के अब तक 28,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर मिलना हमारी प्रतिबद्धता और नीति की स्पष्ट झलक है। भाइयों बहनों, इसमें भी है जो 28,000 है, इस 28,000 में 2,000 और जुड़ने वाले हैं। वैसे तो जुड़ चुकी हैं, लेकिन जैसे आपकी तरह उनका भी कार्यक्रम हो जाएगा जिस दिन, तो इस संख्या 30,000 क्रॉस हो जाएगी। पुलिस विभाग में भी 2,000 नियुक्तियां, जैसे आपका भी लंबे समय तक, क्योंकि जैसा धन सिंह जी ने कहा कि आपको पता ही है किस कारण से रुक जाता है, किस कारण से होता है, तमाम तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से पुलिस विभाग में भी माननीय न्यायालय में मामला रुका हुआ था। अब न्यायालय ने उनका भी रिजल्ट निकाल दिया है। 2,000 नियुक्तियां वहां भी संपन्न होने जा रही है, उनको भी जल्दी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं की, हमारे भाई बहनों की आत्मसम्मान की जीत है। और ये उन लोगों को करारा जवाब है जो कहते थे कि प्रदेश में कुछ बदलाव नहीं है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारा उत्तराखंड बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है और उत्तराखंड का भविष्य भी बदलेगा। और आप सब उस भविष्य को बदलने वाले और गढ़ने वाले शिक्षक यहां से आज नियुक्ति पत्र लेकर जा रहे हैं। आप सभी नवनियुक्त शिक्षक ईमानदार व्यवस्था की एक जीवंत पहचान है। आपकी नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि आप सपने दिखते नहीं, पूरे होते हैं। अब मेहनत हारती नहीं है, बल्कि मेहनत जीतती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 4.5 वर्षों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जितनी सरकारी नौकरियां हमारे राज्य के भाई बहनों को मिली हैं, वो राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक है। लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो समय समय पर भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, लोगों के बीच में संदेह करते हैं। आप सबको ध्यान में होगा, एक मामले में हमारे एक सेंटर पर एक नकल का मामला सामने आता है और एक ही व्यक्ति के द्वारा नकल करके कुछ प्रश्न बाहर कर दिए जाते हैं। ये बात मुझे आज कहना आपसे जरूरी है, हालांकि उसमें अब जांच चल रही है, लेकिन मैं फिर भी आप सबको कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो कुछ लोग उसमें डेंट करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए किस प्रकार की साजिश करते हैं, किस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि आप अब ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां से आप समाज को भी दिशा देने वाले हैं। आप सब ओपिनियन मेकर भी बनने वाले हैं, आप सब समाज को दिशा देने का भी काम करने वाले हैं। क्योंकि जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे, वो विद्यालय के बच्चों के साथ साथ आपसे एक बहुत बड़ा समाज जुड़ने वाला है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक पेपर, एक पर्चे के कुछ प्रश्न बाहर आते हैं सोची समझी साजिश के तहत, और उसको 2-3 घंटे के बाद, पेपर होने के बाद, उसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाता है। पेपर 11 बजे से शुरू होता है और वो प्रश्न
उसमें से 11:35 पर बाहर आते हैं। अगर कोई पेपर लीक होगा तो वो 1 घंटे पहले आता, 2 घंटे पहले आता, 3 घंटे पहले आता, 1 दिन पहले आता। वो पेपर लीक नहीं था, वो केवल एक नकल का प्रकरण था। और नकल के प्रकरण के कारण से कुछ लोगों ने, आप जानते हैं, जब हम ज्यादा नियुक्तियां कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समय पर कर रहे हैं, कोई भी अफवाह आती है, कोई भी चुनौती हमारे सामने खड़ी की जाती है, तो यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से हम उस सभी चुनौतियों को पार करते हैं और अफवाहों को बिल्कुल जो धुंध होती है, उस धुंध में भी हम रास्ता निकाल के दिखाते हैं कि नहीं, ये गलत कहा जा रहा था, ये अफवाह चलाई जा रही थी, ये संदेह पैदा किया जा रहा था। भाइयों बहनों, उसके बाद भी हमने उसमें सारे काम करे जो हमारे छात्र चाहते थे, हमारे युवा चाहते थे। हमने सीबीआई की जांच भी करी और मैं स्वयं उन सभी छात्रों के पास गया, हमने भाइयों के पास गया, बहनों के पास गया, क्योंकि हमें लगता था कि बहुत गर्मी का मौसम है, बरसात हो रही है, मच्छर लग रहे हैं, इतनी परेशानी में वो लोग हैं, उनके बीच में जाना चाहिए। और उन्होंने जो जो मांग करी, उन्होंने कहा मुझे कि सीबीआई कर दीजिए, हमने कहा बिल्कुल सीबीआई कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज हैं जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है, तो मैंने कहा हाँ, जिनको भी परीक्षाओं में भाग लेना है, अगर वो गलती से कहीं चले गए हैं, उन सभी के मुकदमे हम वापस करेंगे, सबको अवसर देंगे कि वो दोबारा परीक्षाओं में भाग ले सकें। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए 1 साल का समय हो गया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह का कहना है कि इस बिल के आने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। तो वहीं राज्य के अन्य मुद्दों को लेकर भी उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है। विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यूसीसी का सफल जो 1 साल पूरा हुआ, क्या मानते हैं आप, कितना बदलाव इसको मानते हैं यूसीसी का रहा और 1 साल का जो कार्यकाल रहा, किस तरह का रहा, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये लोगों ने बहुत सराहा ही नहीं बल्कि इसका अनुसरण करने की भी बात चली और बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अन्य देशों ने भी इस पे आगे विचार करने की बातें चल रही हैं और बहुत अच्छा रहा और भविष्य में भी अच्छा रहेगा। 1 साल इसको पूरा हो जाना, ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। निश्चित अपने युवा मुख्यमंत्री जी ने बड़े साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ इस पे पहला प्रदेश बनाने का इसमें काम किया, तो निश्चित बहुत अच्छा रहा। जी सर, जन की सरकार, जन के द्वारा आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, किस तरह के बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ से? इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे हमने इस तरह के कार्यक्रम किए कि जनता की सरकार, जनता के द्वार वाला, और प्रत्येक ग्राम पंचायतों से बड़ी उत्साह के साथ लोग आए। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, चाहे आधार कार्ड का विषय हो, चाहे राशन कार्ड का विषय हो, चाहे पेंशन का विषय हो, चाहे कहीं रोड के विषय हों। ये विभिन्न मतलब कई प्रकार की जो लोगों की ज़मीनी जो समस्याएं थी, उनको निश्चित सरकार ने न्याय पंचायत स्तर पर जाकर का उनका निराकरण किया। कुछ वहीं पे निस्तारण हुई, कुछ जो बाकी रहे उनको विभाग अध्यक्ष को संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट आदेश किए गए कि तत्काल इन कार्यों को पूरा किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल थी और इस पहल से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है सुविधाएँ भी मिली हैं। सर, एक मैटर जो इन दिनों देखा भी जा रहा है कि गैर हिंदू प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की जा रही, चाहे वो हरिद्वार में हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ में भी अब इस तरह की डिमांड्स आने लगी है। किस रूप में आप देख रहे हैं और क्या इसके पीछे की वजह भी मानते हैं? निश्चित हमारे जो धाम हैं, आज लोग उसको दूसरे ढंग से लेते हैं। मैंने देखा कुछ लोगों ने अपना टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे हमें जाना है और घूमना है। उनकी अवधारणाएं सब इसी तरह से नहीं हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड अपने में देवभूमि ही कहलाता है, देवभूमि ही पहचान है। तो ये अच्छा निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी सर, क्योंकि चुनाव का वक्त भी अब समय पास आने लगा है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से आप लोग जनता के बीच में अब जाने भी लगे हैं और व्यवस्थाएं अब किस तरह की बना रहे हैं कि 2027 के इलेक्शन को लेकर भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है। हमारा 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं। निश्चित हम लोगों के हर समय लोगों के साथ खड़े रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हर समय उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और हमने कहा ना कि हमारा विजन सिर्फ सरकार बनाना नहीं होता,
हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वही है कि अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो खड़ा है उसको हम पहली पंक्ति में कैसे लाएं। तो हम तब तक तो हम भाजपा के लोग हैं, हमारा चुनाव जब मर्जी हो जाए हम इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ती, क्योंकि हम 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। सर, जंगली जानवरों पर किस तरह से कंट्रोल आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का जो आतंक है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया था। ये विषय बहुत आपने बहुत इम्पोर्टेंट पूछा। मेरे यहाँ भी ये कई हादसे हुए, यहाँ तक कि जो ये भालू होते हैं ना, इन्होंने कई गांव में 5-5, 6-6 गाय बछड़े वगैरह वगैरह खाए। अभी हम काफ़ी थोड़ा सा आजकल तो रिलैक्स में हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है। इसके लिए माननीय मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने प्रत्येक जनपदों में जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ बनी हैं, त्वरित गति से वहाँ पे हमने फॉरेस्ट को अलर्ट किया और वहाँ पे हमने गांव में जैसे लाइट की व्यवस्था करवाई है, लोगों को सतर्क रहने के लिए निरंतर उनके बीच रहे हैं। और ये समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन आजकल तो हम थोड़ा रिलैक्स में हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा यह है कि डेमोग्राफी जो चेंजेस हुई उत्तराखंड की, और अब क्योंकि एसआईआर का भी लगातार ये बात की जा रही है कि एसआईआर भी लागू किया जाए, किस रूप में आप देखते भी हो उसके लिए और क्या कहेंगे उसको लेकर सर? हम जो भी निर्णय लेंगे जनता के हित में लेंगे और निश्चित जनता उसको थोड़ा समझे पहले, उसके बाद उसमें निर्णय लें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ थे, जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पौड़ी में बारिश के बाद थलीसैंण में बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम के इस बदलाव से ठंड में इजाफा हो गया है। ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं बर्फबारी के चलते यातायात पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। धर्मांतरण और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर चल रही बहस के बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें पूरी तरह से विफल भी हो रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कई पीढ़ी पहले कई लोगों ने मजबूरी में, भय और परिस्थिति के चलते धर्म परिवर्तन किया था और आज उन्हें भारतीय मुस्लिम कहा जाता है। कांग्रेस जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति का पुनः प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस उसमें पूरी तरह से विफल हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर भारतीय मुस्लिम 6, 7, 8 पीढ़ी पहले सभी या बलपूर्वक और या फिर किसी डर और अपनी जान बचाने की स्थिति को कंट्रोल करते हुए इस्लाम में परिवर्तित हुए। तो अब वो भारतीय मुस्लिम, इसीलिए उन्हें भारतीय मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं भारतीय मुस्लिम जो 7-8 पीढ़ी पहले सनातन से संबंधित रखते थे और वो दोबारा से हिंदुइज्म में सनातन में आना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे सबका स्वागत है और ऐसा कई जगह देश में हो भी रहा है। और जब 8 पीढ़ी के बाद, 9 पीढ़ी के बाद अगेन आप सनातन में वापिस आते हैं, तो आपका स्वागत भी होता है और आप सनातन की परंपराओं का पालन करते हुए एक अच्छा संदेश भी देते हैं। तो ऐसे हमारे मुस्लिम भाइयों का सदैव ही स्वागत रहा है और भविष्य में भी रहेगा। डीएम सुविन बंसल ने ऋषिकेश में चंदेश्वर नगर स्थित एसटीवी प्लांट और गंगा में टैप किए गए चंदेश्वर नाले का निरीक्षण किया है। इस दौरान गंगा में जा रही गंदगी को लेकर डीएम ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को इस दौरान फटकार भी लगाई। वहीं डीएम ने चंद्रभागा नदी में बनने वाला गाटर पुल पर अधिकारियों से वार्ता भी की है। देखिए, जो हमारी गंगा नदी में जो प्रवाहित हो रहा है जल, वो स्वच्छ होना चाहिए। यदि किसी प्रतिष्ठान या हमारा यूज वाटर भी है हैबिटेशन से, तो वो ट्रीटेड होना चाहिए। पहले इन द फर्स्ट प्लेस तो हमारा सीवरेज नेटवर्क अभी पूरा क्षेत्र कवर कर रहा है, लेकिन जहाँ पर अभी प्रक्रिया गतिमान है, तो उसके चलते जो हमारा एसटीपी कैटर नहीं कर पा रहा जिस पोर्शन को, तो उस पोर्शन को हमें मिनिमाइज करना है, प्रिवेंट करना है कि वहाँ पर कोई भी दूषित जल न आने। देहरादून और हल्द्वानी बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने दिनेशपुर, गुलरभोज समेत गदरपुर में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई लोगों को बिजली चोरी करते हुए भी रंगे हाथ पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाई भी
की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अवैध तरीके से विद्युत चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो है हड़कंप मचाने का नहीं है। हम जो अपने विभाग की जो बिजली का नहीं है, चूँकि हमारे डिवीज़न की लासेज ज़्यादा हैं, AT&C और TND लासेज, तो उसको देखने के लिए, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग अभियान चलाए हुए हैं कि उपभोक्ता को जागरूकता भी फैला रहे हैं कि बिजली चोरी कम करें और अपना मीटर के द्वारा ही बिजली का उपयोग करें, कि जिससे कि हमारे राष्ट्र का नहीं और जो स्टेट का नहीं, जो इसमें जो लोड पड़ता है, इफेक्ट होता है, वो कम से कम प्रभावित हो। और उपभोक्ताओं से नहीं, क्योंकि जब बिजली का पैसा देंगे तो हमें बिजली क्रय करने के लिए पैसा मिलेगा और जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम उपभोक्ताओं को दे पाएंगे। उत्तरकाशी मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में इन दिनों कुत्तों का आतंक बना हुआ है। 2 दिनों में इन कुत्तों ने 3 लोगों को घायल कर दिया है, जिसमें जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कुत्तों के आतंक के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यरत कर्मचारियों के साथ यहां अपने काम से आने वाले लोगों में भी डर का माहौल बना हुआ है। साथी एडवोकेट्स हैं, वो भी जो है यहाँ पर जो है कलेक्ट्रेट परिसर में अपने मुकदमों के सिलसिले में आते हैं। और मैं भी कल आया था। हमारे अध्यक्ष महावीर प्रसाद भट्ट जी को कल यहाँ पर जो है कुत्ते ने अचानक काटा, उन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ा। अभी 4 इंजेक्शन और लगने हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि अन्य कई लोगों को भी जो है कुत्तों ने काटा है। यहाँ पर जो है कई आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो हो सकता है वो जो है ऐसी मतलब झपटने के कारण और काटने से लोगों में आतंक है। और हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो कम से कम जो यहाँ पर जो होमगार्ड के लोग हैं या जो अन्य जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, उन्हें इन आवारा कुत्तों को भगाना चाहिए और सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा की जानी चाहिए। उत्तराखंड के कुल 13 जिलों में से 10 जिलों में पहाड़ी जगह है जहां अपराध की घटनाएं कम हैं, लेकिन 3 मैदानी जिलों में साल दर साल अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। खासकर हरिद्वार जनपद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज सुबह जमीन विवाद के मामले में 2 लोगों को गोली मार दी गई। यह अलग बात है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन तेजी से बढ़ते आंकड़े पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। हरिद्वार में कंकल थाना क्षेत्र में नूरपुर पंचनहेली गांव में एक सनसनीखेज गोलीकांड से इलाका दहशत में है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई सचिन चौहान पर गांव के ही अतुल चौहान ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सचिन के अलावा मौके पर मौजूद कृष्णपाल उर्फ नानू भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। गोली चलने की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। देखिए, लगभग 10:30 बजे करीब में पुलिस को सूचना मिली थी कि जमालपुर जो ये जीवा पोता मार्ग है, जो पंजनहेड़ी के पीछे है, कि यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली। सबसे पहले चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे पहुँचे तो पता चला कि उषा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है, जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं, उनके द्वारा कोई PIL डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियाँ लगा के। तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, चूँकि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है, उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया, जिसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है। हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रही हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित है, जिनको चोट लगी थी, फर्स्ट एड करा करके और उनको रेफर कराया गया, जिससे कि उनको बेहतर इलाज मिल सके। घटना सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है, जब हमलावर ने सचिन चौहान पर अंधाधुंध फायरिंग की। सूचना मिलते ही SP सिटी अभय कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ये पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश में टीम गठित कर दी। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इलाके में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई। फिलहाल फरार आरोपी अतुल चौहान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की। तक जो घटनाक्रम इसमें आया कि एक पक्ष इसमें अमित चौहान का था, दूसरा पक्ष ये अतुल चौहान का था, और इनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें ये आज के घटनाक्रम हुआ। लगभग कितने हमलावर बताया जा रहा है सर? क्या इनका ये कहना है कि 4 से 5 लोग थे जो कि आए थे, और जब गोली चली थी, लेकिन
कौन कौन लोग उसमें लड़ाई में थे और गोली चलाने में थे। एक बार हम संपूर्ण जब सीसीटीवी कैमरे को देख लेंगे, और चूंकि जिनको चोट लगी है उनके जो भाई हैं, जो इसके ओनर हैं, वो भी अभी उनके इलाज में है, तो लिहाजा उनसे भी अभी हमें तरीर नहीं मिल पाई है। जब सीसीटीवी देख लेंगे और तरीर के आधार पे चीज़ें स्पष्ट होंगी, उसी हिसाब से हमारे द्वारा कार्रवाई। मेरे द्वारा पंचायत की भूमि और अवैध कॉलोनियों के विषय में लगातार प्रशासन को शिकायत की जा रही थी। फिर जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा एक जिन्हित PIL दाखिल हाईकोर्ट में की गई। जो PIL दाखिल मैंने की तो माफियाओं द्वारा मुझे धमकाने का और पहले भी एक बार मारने का प्रयास किया गया, जान से मारने का। उसके बाद मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस से गुहार लगाई और फिर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, लेकिन इसके बाद भी मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद आज दिनांक 28/1/2026 को एक शिकायती पत्र मेरे द्वारा दिया गया, जिसमें अवैध कॉलोनी के आड़ में अलग से 30 बीघा और कब्जा कर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसकी मौके पर जांच के लिए मुझे प्रशासन ने बुलाया। तो मैं प्रशासन के साथ वहां जैसे ही पहुंचता हूं तो उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। मेरे साथ मेरा भतीजा भी था, उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। जो 1-2 लोग थे उन पर भी लाठी डंडों से लैस पहले ही वो बैठे थे और उन्होंने जानलेवा हमला मुझ पर कर दिया। मुझे सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी और प्रशासन की गाड़ी वहाँ पर थी, लाइसेंसी मेरे पास हथियार है। मैंने उससे अपनी जान बचाने के लिए मुझे फायर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरा हाथ भी टूट गया और लाठी डंडों से मुझ पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस के तर्क से समझा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे होने के कारण बाहरी गिरोहों की सक्रियता यहां अधिक रहती है। औद्योगिक और शहरी विस्तार के कारण संपत्तियों से जुड़े खूनी संघर्ष बढ़े हैं। अवैध हथियारों के मामलों में उत्तराखंड हिमालय राज्यों में शीर्ष पर है, जिनकी उपयोग छोटी रंजिशों के लिए हो रहा है। ये सच है कि अपराधों में कई श्रेणियां हैं जिनमें गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अपराध की घटनाओं में देश के पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान पहले स्थान पर होना बहुत चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।